बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 5 रिएक्शन काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे शॉर्ट एंड एसएलओ क्वेश्चंस। स्टूडेंट, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये मैंने लिए हैं आपकी एक्सरसाइज में से। आपकी जो बुक में यूनिट 5 की एक्सरसाइज है वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन को पिक किया गया है, लेकिन ये जो एसएलओ क्वेश्चंस हैं ये मैंने मॉडल पेपर से लिए हैं जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर गिवन है। तो आइए चल के सीखते समझते हैं अपने शॉर्ट और एसएलओ क्वेश्चंस को और इनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि ड्रॉ एनर्जी डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड शो द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। अब इस क्वेश्चन में जस्ट हमने एनर्जी डायग्राम बनानी है, रिप्रेजेंट करनी है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी को दिखाना है। तो आपने क्या करना है कि एक पैराबोलिक कर्व ड्रॉ करनी है जिसके एक साइड पर रिएक्टेंट होंगे जबकि दूसरी साइड पर आपने प्रोडक्ट जो है वो मेंशन करना है। तो ये जो हमारे पास ऑरेंज लाइन है ये हमें जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, आप देखें कि ये इसकी पीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है जो इसका इस कर्व का, वो उस जगह जाकर ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी है इन मॉलिक्यूल्स को चाहिए ताकि वो आपस में रिएक्ट कर सकें। तो ये इनकी मैक्सिमम एनर्जी और इस मैक्सिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी तरीके से जब ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे तो इनकी जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये है कि अब हमने ये भी शो करना है कि किस तरह कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ये देखें कि जब हमने कैटलिस्ट इंस्टॉल किया तो अब ये कर्व जो है, ये जो डॉटेड लाइन है, ब्लू लाइन, ये कैटलिस्ट के बाद इन्हीं मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आप देखें कि इसकी एक्टिवेट होने की एनर्जी कम हो गई है। इसको आप अगर ये एनर्जी के एक्सिस से मिलाएं तो ये ज़्यादा है और इसकी पीक पॉइंट को एनर्जी के एक्सिस से मिलाएं तो वो कम है। तो यहाँ ये फर्क भी लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से रिएक्शन तेज हो गया है। जस्ट आप लोगों ने इसको ड्रॉ ही करना है, इसके अलावा इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द फॉलोइंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड बी इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो है वो कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर ये है कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है बाय प्रोवाइडिंग एंड अल्टरनेट पाथवे विच लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे अभी आपने देखा कि एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। दूसरा इसमें पूछा गया है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो कैटलिस्ट क्या करता है, लोअर कर देता है, कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है जबकि एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। दिस मीन पार्टिकल नीड लेस एनर्जी टू सक्सेसफुली कोलाइड एंड रिएक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई पाउडर जिंक रिएक्ट फास्टर विद एसिड देन अ पीस ऑफ जिंक। डियर स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ईयर की बुक में देखा था लास्ट ईयर, और इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो जिंक है अगर वो पाउडर फॉर्म में हो तो वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा एज कम्पेयर्ड कि अगर वो पीस ऑफ जिंक हो, यानी छोटे छोटे पीसेस हों, तो वो इतना ज़्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, फास्टर रिएक्शन नहीं करेगा पाउडर के मुकाबले में। तो ऐसा क्यों है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि पाउडर जिंक रिएक्ट फास्टर बिकॉज इट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया। किसी भी चीज़ का पाउडर है तो वो ज़्यादा एरिया जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा रिएक्शन होगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल यूँ लें कि अगर आप जो नमक है इसको पाउडर बना लें, इसको ये जिस तरह आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, छोटे छोटे ज़र्रे जो होते हैं, इसके पार्टिकल जो होते हैं, इसको किसी चीज़ के अंदर हल करते हैं। और अगर यही नमक अगर आपके पास थोड़ा स्टोन की फॉर्म में हो, पत्थर की फॉर्म में हो, साल्ट का स्टोन हो, तो वो पानी के अंदर डिप करें तो आप बताएं कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, नमक कब जल्दी ज़्यादा हल होगा, अगर वो पाउडर फॉर्म में हुआ या फिर वो स्टोन फॉर्म में हुआ। तो डेफिनेटली अगर वो पाउडर फॉर्म में हुआ नमक तो ये जल्दी हल हो जाएगा, जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि पाउडर जिंक रिएक्ट फास्टर बिकॉज इट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड पीस ऑफ जिंक। और मोर सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, अलाउ मोर कोलिजन बिटवीन द जिंक पार्टिकल एंड द एसिड मॉलिक्यूल।
तो ज़्यादा कुलियन होगी और ज़्यादा कुलियन होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है कि लिस्ट फिजिकल पैरामीटर विच आर इफेक्टेड बाय द रिएक्शन रेट्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन से कौन से फिजिकल पैरामीटर जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो इनमें जो फिजिकल पैरामीटर हैं उसमें है सबसे पहले चेंज इन मैस। मैस में अगर आप चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर चेंज होगा तब भी स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ गैस, जब गैस बनती है और क्लोज हर रिएक्शन में नहीं, सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस में जिसमें गैस इन्वॉल्व होती है, तो जब गैस बनती है तो क्लोज सिस्टम अगर है तो वहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ ये देख रहे हैं कि वो कौन से पैरामीटर हैं जिससे स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट पैरामीटर से जो यहाँ लिखे गए हैं इससे इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और इसी की मदद से फिर हम फिर स्पीड ऑफ रिएक्शंस को मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी एंड इट्स की कंपोनेंट। कोलिजन थ्योरी क्या है और इसके की कंपोनेंट कौन से हैं। तो कोलिजन थ्योरी बेसिकली हमें ये बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है और इस केमिकल रिएक्शन का दूसरे केमिकल रिएक्शन से रेट या स्पीड क्यों डिफरेंट है। कोलिजन थ्योरी के अगर हम कंपोनेंट्स की तरफ मूव करें तो इसमें जो की कंपोनेंट्स हैं उनमें एक इसका कंपोनेंट है प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी इफेक्टिव कोलिजन के लिए कोलिजन थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी एक दूसरे जो दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर कोलाइड करेंगे तभी जो है वो न्यू बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से इसके साथ साथ जो दूसरा की कंपोनेंट है वो है सफिशिएंट एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए कोलिजन के वक्त, तभी मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो ये इसके दो मेन जो हैं कंपोनेंट हैं कोलिजन थ्योरी के। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा, और स्पीड भी यही दो जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इन पर रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड कर रही है। कोलिजन थ्योरी हमें यही बताती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6 is discuss the effect of changing the concentration of reactant on the rate of reaction. I think कि आप लोगों को इसका आंसर खुद करना चाहिए। अब जैसे आप चैप्टर पढ़ कर आ रहे हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस करने के बाद इस हद तक आप लोगों को होना चाहिए कि इसको खुद से आप आंसर कर पाएं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन पर इस पर स्पीड ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की तो स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, और अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा पार्टिकल होंगे, ज़्यादा पार्टिकल होने की वजह से ज़्यादा कोलिजन होंगी, और ज़्यादा कोलिजन जब होंगी तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। इसके मुकाबले में अगर आप कंसंट्रेशन कम करते हैं तो फ्यूअर कोलिजन होगी, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। इसके एग्जांपल में है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है जिंक के साथ, अगर ये कंसंट्रेटेड है तो ये फास्टर रिएक्ट करेगा, और अगर ये डाइल्यूट है यानी इसकी कंसंट्रेशन कम है, अमाउंट कम है, तो फिर ये क्या करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, यानी ज़्यादा टाइम लगाएगा। Next we have question number 7 which is describe how graph are used to interpret the rate of reaction. ग्राफ का किस तरह से इस्तेमाल करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो यहाँ देखें कि बेसिकली जो ग्राफ है ये विजुअल टूल है, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, ये विजुअल टूल है टू हेल्प अंडरस्टैंड हाउ क्विकली अ रिएक्शन अकर ओवर टाइम। यानी बेसिकली हमें ये बताता है कि कितनी जल्दी हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो कितनी जल्दी होगा। इसके अगर हम फीचर्स की तरफ जाएं तो इसमें जो कंसंट्रेशन है और टाइम है, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। तो एक्स एक्सिस पर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और इस एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा हम टाइम लेंगे। ये टाइम मिनट्स में भी हो सकता है, सेकंड्स में भी हम ले सकते हैं। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है यानी वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हमेशा हमने
कंसंट्रेशन लेनी है। अच्छा, इसकी रीज़न है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ हम टाइम क्यों नहीं ले सकते। यहाँ टाइम इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है इट शुड बी टेकन एट हॉरिजेंटल एक्सिस। इसके साथ जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, इस वजह से आप इसको यहाँ ही लेंगे। अच्छा, इसमें मेन चीज़ जो थी वो ये है कि इंटरप्रिटेशन अगर हम करें तो ये जो हमारे पास कर्व लाइन आई है ये हमें बता रही है अगर ये स्टीप होगी, इसकी जो स्लोप है ये स्टीप होगी तो इसका मतलब है कि फास्ट रिएक्शन है। अगर आप देखें ना, यहाँ 0 से लेकर जहाँ 15 लिखा है 20 मिनट तक देखें तो इसकी जो लाइन है ये ज़्यादा स्टीप है, ये ढलवान ज़्यादा है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्टली हो रहा है। इसको हमने कैलकुलेट भी किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और इसमें भी एंड पर इंशाल्लाह हम जाकर रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर निकालेंगे। आगे देखें कि 15 से लेकर 21 जहां लिखा है यानी 40 मिनट तक अगर आप इसकी देखें स्पीड देखें तो ये जो कर्व है ये हमारे पास जेंटल स्लोप है। इसका मतलब है कि रिएक्शन स्लो हो रहा है। ना सिर्फ 15 से लेकर 21 तक बल्कि आप 25 तक चले जाएं, ये सारी की सारी जेंटल कर्व है, यानी ये ज़्यादा स्टीप नहीं है। इसके बाद आगे देखें ये जो 80 मिनट है और 100 मिनट है इसके दरमियान देखें तो ये जो कर्व लाइन है वो फ्लैट हो गई है। तो फ्लैटनेस हमें ये बता रही है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। तो इस तरह हमें ये जो स्लोप ऑफ कर्व है ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगी। तो इस तरह हम इंटरप्रेट कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बाय द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। और इसका दूसरा मेथड ये भी है कि हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि व्हाई इज एक्टिवेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट इन डिटरमिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है फॉर केमिकल रिएक्शन टू स्टार्ट। यानी केमिकल रिएक्शन तब स्टार्ट होगा जब हमारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो एक्टिवेट हो सके। एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन से ज़्यादा होगी तभी मॉलिक्यूल तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा और मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि सिर्फ इसको समझना कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ओनली दोज पार्टिकल दैट हैव इक्वल और ग्रेटर एनर्जी दैन एक्टिवेशन एनर्जी कैन कोलाइड इफेक्टिवली एंड फॉर्म प्रोडक्ट। वही मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज़्यादा एनर्जी होगी वही सिर्फ क्या करेंगे, इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो इसका मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी कि वो रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरह हम एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा। यानी हमें ये पता चल गया एक्टिवेशन एनर्जी से कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। इसी तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ होगा। तो इसका इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू फास्टर रिएक्शन एंड हायर एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू स्लोअर रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। Dear student, question number 9 is if you increase the temperature of reaction, how does this affect the kinetic energy of particles? तो सबसे पहले यहाँ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टेम्परेचर कहते किसे हैं तो आप लोगों का क्या आंसर होगा। टेम्परेचर अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो आमतौर पर बच्चा मुझे ये कहेगा कि सर इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इसको हम टेम्परेचर कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में टेम्परेचर ये नहीं है। टेम्परेचर को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल या किसी पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन यू आर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो इसका आंसर तो हमें यही मिल गया। तो यहाँ लिखा है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि टेम्परेचर कहते ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को। इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। जब ज़्यादा तेज़ी से पार्टिकल मूव करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कोलिजन करने के, और अगर ज़्यादा कोलिजन होगी तो इसका मतलब ये है कि मोर पार्टिकल आल्सो हैव इनफ। और इसके साथ साथ दूसरा इसमें है कि पार्टिकल्स के पास ज़्यादा इनफ एनर्जी होगी ताकि वो ओवरकम कर सकें एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी। यानी इसके रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन
इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं कह देना कि टेम्परेचर के ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, उसकी ये सारी टर्म्स लिख कर आनी है, देन इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Question number 10 is why do only fraction of collision lead to a reaction according to collision theory? सिर्फ fraction of collision से ही reaction क्यों होता है, या सिर्फ वही मावन साबित क्यों होते हैं, सारे की सारी collision से जो है वो reaction form नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर सके। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोलाइड हो रहे होते हैं और उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर सकें। इस वजह से सारी की सारी कोलिजन की वजह से रिएक्शन फॉर्म नहीं होता, कुछ कोलिजन की वजह से रिएक्शन फॉर्म होता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो कोलिजन्स हो रही है बिटवीन द एटम्स, अगर उनके पास एनर्जी भी हो लेकिन अगर उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो उन मॉलिक्यूल्स की जो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो फिर भी रिएक्शन हैपन नहीं होगा। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी हो, बल्कि दूसरी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो जब कोलिजन होती है तो कोलिजन में जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी, एक एनर्जी भी होगी और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होगी, तब ही वो कोलिजन जो है वो रिएक्शंस उस कोलिजन की वजह से रिएक्शन होगा। लेकिन जो हमारे आमतौर पर कोलिजन्स हो रही होती हैं उसमें या तो एनर्जी प्रॉपर नहीं होती या फिर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती। कोलिजन्स तो होती हैं लेकिन सारी कोलिजन की वजह से, यानी सारी कोलिजन की वजह से जो है वो रिएक्शन नहीं होता, ओनली इफेक्टिव कोलिजन की वजह से रिएक्शन होता है। तो यहाँ यही लिखा है कि सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, दैट मीन जो इफेक्टिव कोलिजन है वही रिएक्शंस को होने में मदद देती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Question number 11 is evaluate how increasing activation energy affect the rate of reaction. अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पर इसका असर पड़ेगा? तो डेफिनेटली अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि फ्यूअर पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द हायर एक्टिवेशन बैरियर। हायर एक्टिवेशन बैरियर को तोड़ने के लिए कुछ ही मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी, जिसकी वजह से कम इफेक्टिव कोलिजन होगी, और कम इफेक्टिव कोलिजन हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि सजेस्ट अ वे टू आइडेंटिफाई इफ अ कैटलिस्ट हैज़ बीन इफेक्टिव इन आ रिएक्शन। कि आपने ये मेथड आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि कैटलिस्ट जो है वो इफेक्टिव है या नहीं। तो इसके लिए ये है कि कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद एंड विदाउट द कैटलिस्ट। आपने रेट ऑफ रिएक्शन को यानी टाइम ऑफ रिएक्शन को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। एक दफ़ा कैटलिस्ट यूज़ करके टाइम कंपेयर करना है कि रिएक्शन कितने टाइम के अंदर हो रहा है, और एक दफ़ा बगैर कैटलिस्ट के। तो आप देखेंगे कि जब हमारे पास कैटलिस्ट आप डालेंगे तो अगर उससे टाइम ज़्यादा हो रहा है तो दैट मीन कि वो टाइम कम हो रहा है, सॉरी, अगर कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन जल्दी हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, तो वो जो कैटलिस्ट होगा वो इफेक्टिव कैटलिस्ट होगा। तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि है कि असेस द इम्पैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस में इसका क्या इम्पैक्ट है? तो कैटलिस्ट हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। देयर इम्पैक्ट इंक्लूड इंक्रीजेज रिएक्शन रेट, सेव्स एनर्जी, रिएक्शन रेट ज़्यादा जल्दी कर देते हैं जिसकी वजह से एनर्जी हम सेव कर लेते हैं। प्रोडक्ट यील्ड जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, प्रोडक्ट्स की जो पैदावार होती है, और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं इसके। और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है उनको, वो हार्मफुल जो गैसेस होती हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं हम जो है वो लेस हार्मफुल सब्सटेंस के अंदर। तो ये इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट है बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ एडिंग एन एंजाइम टू अ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप एंजाइम ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो उसके भी ये डिफरेंट सारे हैं कि एंजाइम इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारी बातें वैसी की वैसी हैं। इससे क्या होगा? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाईली स्पेसिफिक होती हैं, वर्क अंडर द माइल्ड कंडीशन, यानी इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चाहिए हैं कैटलिस्ट को वर्क करने के लिए। और रीयूजेबल भी है, यानी ये नहीं है कि कंज्यूम हो जाता है, एक ही दफ़ा खर्च हो जाता है, बल्कि आप इसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि एनालाइज हाउ टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कैन इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि किस तरह टेम्परेचर कंट्रोल से आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो इफेक्ट होती है। तो इसमें यह है कि टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज क्रूशियल फॉर मेंटेन द क्वालिटी, सेफ्टी एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। स्पेशली जब हमारे पास मेडिसिन हो तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में फूड में भी ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी क्वालिटी और उनकी जो सेफ्टी है और शेल्फ लाइफ है उसको मेंटेन रखें टेम्परेचर की को एनालाइज करके, कि किस तरह टेम्परेचर जो है इसको कंट्रोल रखने से हम इसको सेव रख सकते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड डिग्रेडेशन, हमें बचाती है कि हमारा दूध ख़राब ना हो, वैक्सीन ख़राब ना हो, और ये ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो हम इसको यूज़ कर सकें। मेंटेन केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, प्रिजर्व टेक्सचर, फ्लेवर एंड अपीयरेंस, और इसी के साथ इंश्योर कस्टमर सेफ्टी, और साथ साथ जो लेने वाले हैं उनको भी इस चीज़ का इदराक होता है कि ये जो चीज़ है वो उन तक बिल्कुल सही पहुंची है, तभी वो इसको परचेज़ करते हैं। और इसके साथ ये जस्ट आप इसके पॉइंट्स लिख लें, ये अंदर समझाने की हद तक लिखा है, इसको रीड कर लें। जस्ट आपने इसके पॉइंट्स लिखने हैं इस पेपर में एग्ज़ाम में कि इसके क्या इम्पैक्ट है टेम्परेचर कंट्रोल के। नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास SLO शॉर्ट क्वेश्चंस ओपन हैं, और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये आपके मॉडल पेपर से लिया गया है, जो कि है कि व्हाट डज द रेट ऑफ रिएक्शन मीन एंड हाउ कैन इट बी मेजर्ड। रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या मुराद लेते हैं और इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन हाउ फास्ट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन कितनी जल्दी से हो रहा है, एंड इट टेल्स अस हाउ क्विकली रिएक्टेंट आर यूज्ड अप और प्रोडक्ट आर फॉर्म। कितनी जल्दी रिएक्टेंट यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और प्रोडक्ट कितनी जल्दी फॉर्म हो रहा है। मैथमेटिकली हम इसको जो है मेजर करते हैं by the help of that formula, which is rate is equal to change in concentration of substance over time taken for change, कि कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है सब्सटेंस की और कितना टाइम लिया है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो इस तरह इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी का बी पार्ट है, जो कि मॉडल पेपर से ही लिया गया है, कि हाउ कैन द ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बी यूज्ड टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। टाइम वर्सेस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन किस तरह जो है वो हम यूज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को मेजर करने के लिए। तो यहाँ देखें कि आप इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये जो स्टीपनेस है इस कर्व की, इसकी मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टीपर स्लोप मीन द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग क्विकली। अब जितनी ज़्यादा स्टीपर है ये स्लोप, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ देखें कि यहाँ 0 से लेकर 10 तक ये ज़्यादा स्टीपर है ये कर्व, तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन जल्दी से कम हो रही है, और इसका मतलब दूसरा ये भी है कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है। इसके मुकाबले में आगे अगर आप 15 से लेकर 25 तक चले जाएं तो ये जो कर्व है वो जेंटल स्लोप है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है वो स्लोली कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन स्लो हो गया है। और इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे ये 25 से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, फ्लैट कर्व हो चुकी है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं by using that formula, which is change in concentration of substance over time taken for change। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटरप्रेट द फॉलोइंग ग्राफ एंड एक्सप्लेन हाउ रिएक्शन रेट चेंज ओवर टाइम। ये जो ग्राफ है इसको हमने इंटरप्रेट करना है और इसमें रिएक्शन रेट जो है उसको डिटरमिन करना है। तो यहाँ देखें कि ये जो ग्राफ है ये मैंने आप लोगों के जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ मॉडल पेपर जो अपलोड हुआ है वहाँ से पिक किया है। और इसमें देखें कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ टाइम है, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन है। टाइम स्टार्ट हो रहा है 0, 20 मतलब 0, 10, 20, 30, 40 सेकेंड्स, ये यहाँ से ये हमारे पास टाइम है, और वर्टिकल एक्सिस में कंसंट्रेशन है, और ये यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें कंसंट्रेशन कम हो रही है। यहाँ 1.0 है, यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.6 है, 0.4, 0.2 और 0.0, यानी कंसंट्रेशन कम हो रही है।
तो एक बात जो हमें पता है कि कंसंट्रेशन जब कम होती है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं। रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें यहाँ हम माइनस लिखते होते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में इस फार्मूले में क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन आता है। अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रही हो यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही हो तो यहाँ हम प्लस लिखते हैं। तो यहाँ देखें कि नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो ये हमने इस तरह से लिख लेना है। अब अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ जो सी है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल सी कितनी चेंज हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना चेंज हो रहा है। तो टोटल देखें कि तो ये जो हमारे पास चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है वो 1 चेंज हो रही है, क्योंकि 1 से 0 तक है तो दैट मीन 1 ही चेंज हो रही है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। इस दौरान टाइम टोटल कितना लग रहा है, तो टाइम देखें 60 सेकेंड्स जो है ये टाइम लग रहा है, तो यहाँ 60 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जस्ट आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 0.012 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मैंने खुद से लिया है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 मिनट, आल्सो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ये हमारे पास ग्राफ है और इसका अभी हमने 40 मिनट्स के ऊपर चेक करनी है कि स्पीड क्या है इस ग्राफ की। तो 40 मिनट कहाँ हो रहे हैं, 40 मिनट हमारे पास इस ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन अगर मैं यहाँ मिला दूँ तो ये जो 21 लिखा है इस जगह 40 मिनट हमारे पास हो रहे हैं। तो यानी ये जो कर्व है वो 40 मिनट इस जगह पर जाकर, जहाँ ये 21 लिखा है इस पॉइंट पर जाकर इस वर्टिकल लाइन को टच कर रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन एक ड्रॉ हो गई। अब टेंजेंट लाइन ये जो ड्रॉ हुई है इसकी जो स्लोप है वो हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन बताएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगी एट 40 मिनट। तो 40 मिनट के ऊपर हमें इसकी स्लोप जो है वो स्पीड निकाल कर देगी। अब हमने इसकी बनानी है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे कि ये जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस इसका आपस में मिला देंगे इस टेंजेंट लाइन का, जो कि रेड कलर में शो हो रही है। तो इसका हमने बना दिया, तो यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई है। अब हम इसका डाटा ले लेंगे कि इस ट्रायंगल की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। जितनी इसकी विड्थ है वो कंसंट्रेशन में चेंज का बता रही है और जो लेंथ है वो टाइम में चेंज का बता रही है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, अगर आप इसको वर्टिकल एक्सिस से मिलाएं तो यहाँ 12 से शुरू हो रही है, और अगर मैं यहाँ आगे मिला दूँ इसको तो ये देखें कि इस लाइन को अगर मैं यहाँ मिलाऊं तो ये कहाँ मिल रही है, ये अप्रॉक्सीमेटली 20, ये मुझसे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हुई, ये 24 के ऊपर मिल रही है, मीट हो रही है। तो 12 से लेकर यहाँ हमारे पास है 12 और यहाँ है 24। 12 से लेकर 24 तक कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, 12 का ही आया, क्योंकि 12 के अंदर 12 ऐड करें तो 24 होता है, यानी इसकी जो हाइट है वो 24 है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम अगर आप इस पॉइंट को मिला दें नीचे तो ये तकरीबन 40 और 60 के मिड में बन रहा है, तो 50 मिनट बन रहा है। 50 हमने लिख दिया। साथ 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ लिख दिया। इसको अगर आप फर्दर कैलकुलेट करें तो आपके पास जो आएगा 0.004 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। आप लोगों को अगर याद है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस पॉइंट के ऊपर 20 मिनट्स के ऊपर हमने जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन किया था, तो वो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन थी वो ज़्यादा आई थी, आई थिंक 0.01 आई थी, और यहाँ कितनी आई है 0.004 आई है, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी 40 मिनट के ऊपर जाकर मज़ीद कम हो जाती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर हम एवरेज निकालना चाहें, यहाँ जैसे कहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज के लिए हमें टोटल टाइम और टोटल कंसंट्रेशन को हमने रखना है। तो टोटल कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है 25 का, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 100 मिनट का लग रहा है, और 100 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 0.0042 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है और ये एक इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है ये 40 मिनट के ऊपर। तो इसके साथ डियर स्टूडेंट हमारा जो आज का लेक्चर था ये अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे, उसकी थ्योरी को समझेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।